प्यारे मित्रों, हम लोगों ने मध्यकाल में अवधी और ब्रज का साहित्यिक भाषा के विकास में थ्योरी हम लोगों ने पढ़ाया है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वहां जाके ज़रूर देख लें। आज हम लोग इसका MCQs बनाएंगे कुछ। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपका कि मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही। प्रश्न क्या है? नहीं रही। तो किसकी भूमिका नहीं रही? भूषण की नहीं रही, या घनानंद की नहीं रही, या बिहारी की नहीं रही, या नूर मोहम्मद की। तो इसका आंसर होगा घ, नूर मोहम्मद। क्योंकि भूषण, बिहारी या घनानंद जो थे ये ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूढ़ी खा लेते इससे अच्छा। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्यिक परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो वो कौन है? जायसी हैं, या कुतुबन हैं, या तुलसीदास हैं, या अमीर खुसरो। तो इसका उत्तर होगा आपका ग, क्योंकि तुलसीदास ने जो है तत्सम शब्दावलियों का और परिनिष्ठित भाषा का अवधी भाषा में प्रयोग किया है। ऐसे तो जायसी भी आपके अवधी भाषा कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने तत्सम नहीं बल्कि तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। आइए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका कि ब्रज और अवधी का साहित्यिक विकास कब हुआ? मतलब किस में हुआ? मध्यकालीन हिंदी में हुआ, पुरानी हिंदी में हुआ, या दोनों में हुआ, या किसी में नहीं हुआ? तो आप लोग बताएं। तो ब्रज भाषा और अवधी का साहित्यिक विकास किस में हुआ? मध्यकालीन। क्योंकि प्राचीन, अगर हम लोग प्राचीन काल की बात हम लोग करते हैं तो वहाँ ब्रज और अवधी का वहाँ पर नहीं मिलता है वर्णन। वहाँ पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ब्रज भाषा को उत्कर्ष तक पहुँचाने वाले कौन हैं? तो पहले है नंददास, या कबीर, या सूरदास, या तुलसीदास। तो फटाक से बताएं आप। तो ब्रज भाषा को उत्कर्ष यानी चरम मतलब चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले हैं आपके सूरदास। ठीक है, सूरदास ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो और तुलसीदास अवधी भाषा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल के साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष किन कवियों से मिलता है? यानी मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का मतलब साहित्य के अवधि को साहित्यिक दर्जा दिलाने का श्रेय और अवधि को साहित्यिक भाषा तक चरमोत्कर्ष तक ले जाने का श्रेय किसको है? तो पहले हैं जायसी, दूसरे हैं तुलसी, या तीसरा क और ख यानी जायसी और तुलसी, या कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ग, क्योंकि ये दोनों मतलब क और ख यानी जायसी ने भी और तुलसी ने भी, इन दोनों ने जो है अवधि को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। कब? मध्यकाल में। आगे आते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई? मतलब ब्रज भाषा जो थी वो कब सबसे ज़्यादा किस रूप में प्रसिद्ध हुई? गद्य भाषा के रूप में, या पद्य भाषा, या काव्य भाषा, या क और खा यानी गद्य या पद्य दोनों भाषाओं में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जल्दी से बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका घ। घ क्यों होगा मैं बताता हूँ। क्योंकि पद्य और काव्य दोनों एक ही हैं ना, काव्य को ही पद्य कहा जाता है। तो कभी कभी उलझने वाला प्रश्न आ जाता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, ब्रजबोली एक भाषा का कृत्रिम रूप है। ठीक है ना। तो ब्रजबोली किस नाम से जानी जाती है? पुरानी हिंदी के नाम से, या पुरानी बांग्ला के नाम से, या पुरानी ब्रजभाषा, या पुरानी अवधी? तो जल्दी बताएं आप। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ये ख, पुरानी बांग्ला। ब्रजबोली जो है पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। अवधी भाषा की शब्दावली क्या है? मतलब अवधी भाषा में किन किन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है? पहला है तत्सम बांग्ला, फिर तद्भव बांग्ला, या क और ख यानी दोनों, तत्सम और तद्भव, या कोई नहीं? तो जल्दी बताएं आप। तो 8वां का उत्तर होगा तद्भव। ठीक है ना। तो अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है? तद्भव बांग्ला है।
ऐसे तो तत्सम का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग तद्भव का ही हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है ब्रजबुली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ब्रजबुली जो भाषा है ये मतलब ये मध्यकालीन भाषा, इसका प्रयोग किसने किया सबसे पहले। तो पहले हैं रवींद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र गुप्त, विद्यासागर और क और ख यानी रवींद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र गुप्त। तो आप लोग बताएं, इसका उत्तर होगा ईश्वर चंद्र गुप्त। ठीक है ना। तो ख इसका उत्तर होगा ईश्वर चंद्र गुप्त। अवधी को साहित्यिक भाषा अर्थात काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है। तो सूफी कवियों को जाता है, या संत कवियों को, या नाथ कवियों को, या सिद्ध कवियों को। तो इसका उत्तर तो आप जानते होंगे, सूफी कवियों को। ठीक है ना। सूफी कवियों को अवधी को साहित्यिक भाषा या काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। आगे है, बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा का क्या नाम है। मतलब अवधी भाषा को बंगाल में सूफियों के द्वारा जो प्रचार किया गया क्या कहा जाता है। गोहारी कहा जाता है, गोचारी, या क और ख या घ, इसमें कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ग, यानी गोहारी और गोचारी दोनों कहा जाता है। आगे है, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो पहली है अवधी में, दूसरी है बैसवाड़ी अवधी, तीसरी है क और ख और ग है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का उत्तर होगा ख। ठीक है ना। बैसवाड़ी अवधी। ठीक है ना। केवल अवधि नहीं बल्कि अवधि के अंदर एक और अवधि आती है, बैसवाड़ी अवधि, है ना। इस भाषा में जो है तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की है। पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रज भाषा किसने घोषित किया, है ना। पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रज भाषा किसने घोषित किया। तो जल्दी से बताएं आप। तो इसका उत्तर होगा ख, धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है ना। धीरेन्द्र वर्मा ने पृथ्वीराज की भाषा को क्या कहा है, ब्रज भाषा कहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रज भाषा का उदय काल क्या है। ठीक है ना। ब्रज भाषा का उदय काल क्या है तथा ब्रज भाषा किस अपभ्रंश की भाषा है, ये भी बताना है। तो आप बताएं। 14वां का उत्तर हो जाएगा घ आपका 1000 ईस्वी। ब्रज भाषा का उदय काल कब से है, 100 ईस्वी से है, और ये शौरसेनी के मध्यम रूप से विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यम रूप से। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अवधी की पहली रचना कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप जल्दी से बताएं। तो अवधी की पहली रचना है आपकी क और ख दोनों, अर्थात चंदायन और लोरकहा है। ऐसे अगर मान लीजिए लोरकहा नहीं आएगा तो चंदायन सबसे पहले, है ना। ठीक है। मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, ये आपकी अवधी की पहली रचना मानी जाती है। ठीक है। लोरकहा भी इसके साथ साथ में है। आगे है, ब्रज भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ साहित्य कौन सा है। ठीक है ना। सबसे पुराना ग्रंथ ब्रज भाषा साहित्य का लिखा हुआ, तो बताएं आप। 16वां का उत्तर क्या होगा। तो इसका होगा ग, प्रद्युम्न चरित, है ना। प्रद्युम्न चरित जो सुधीर अग्रवाल ने लिखा है, ये ब्रज भाषा का सबसे पुराना का ग्रंथ है आपका। ऐसे तो लोग सोचते हैं पद्मावत है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है। मुल्ला दाऊद जिन्होंने चंदायन लिखा है, जो अवधी भाषा की पहली रचना मानी जाती है, इनकी भाषा कैसी है। तो पहाड़ी अवधी है, साहित्यिक, ठेठ अवधी, या बैसवाड़ी। तो 17 का उत्तर हो जाएगा ख, अर्थात ठेठ अवधी। ठेठ अवधी का प्रयोग इन्होंने किया है अपनी भाषा में। आगे हैं पद्मावत, जिनकी रचनाकार कौन है, जायसी जी हैं ना, जो 1540 में लिखी गई। इसकी भाषा क्या है। ठीक है। तो ब्रज है, भोजपुरी है, अवधी है, या सभी है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है ना। तो इसकी भाषा है ख, अर्थात अवधी। अब इसके बारे में कुछ यहाँ दिए गए हैं जिनको याद करना है आपको। तो पद्मावत जो जायसी के द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी, ये एक प्रेमा खान काव्य है। ठीक है ना। कैसा काव्य है ये, प्रेमा खान काव्य, और ये अनेकों खंडों में विभाजित है, और ये कविता भक्ति काल की है, और ये खंड काव्य है, और
सूफी का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है ये, ठीक है ना। सूफी का पहला ग्रंथ कौन माना जाता है? पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। 19वां प्रश्न है कि मध्यकालीन अवधि के 3 रूप कौन कौन से हैं, ठीक है ना। मध्यकालीन अवधि के 3 रूप कौन कौन से हैं, कौन नहीं है, इसमें प्रश्न है आपका कि कौन नहीं है, तो बताना है आपको कि कौन नहीं है। तो पहला है सूफियों का ठेठ अवधि, हिंदू कवियों के प्रेमाख्यान काव्यों का पश्चिमी परंपराओं से संयुक्त अवधि, राम भक्त कवियों की साहित्यिक अवधि, छायावाद के कवियों की साहित्यिक अवधि। तो बताएं आप। तो 19वां का उत्तर आपका ये होगा, ये नहीं है। मध्यकालीन अवधि के 3 रूपों में ये रूप नहीं है, क्योंकि छायावाद की यहाँ बात आ गई ना। तो मध्यकाल में छायावाद कहाँ था? छायावाद आधुनिक काल में चला जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अष्टछाप का जहाज किसे कहा गया है? सूरदास को, तुलसीदास को, नंददास को या सभी को कहा गया है? तो 20वां का उत्तर होगा सूरदास को, ठीक है ना। किसने कहा है ये भी आपको बताना है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, चलिए। विठलनाथ ने कहा है या वल्लभाचार्य ने कहा है, इन्हीं दोनों में से किसी ने एक ने कहा है। तो मीराबाई की भाषा कैसी है बताना है आपको। ब्रज भाषा है उनकी भाषा, या डिंगल है, या क और ख है, या इनमें से कोई नहीं है। ये 21वां का उत्तर हो जाएगा ग, क्योंकि राजस्थान के साथ साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया है मीराबाई ने। और ऐसी भाषा को क्या कहते हैं हम लोग? डिंगल भाषा कहते हैं, जिसमें राजस्थानी के साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग हो, डिंगल भाषा। और ब्रज के साथ साथ, ब्रज भाषा के साथ साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधि किस उपभाषा के वर्ग की बोली है, ठीक है ना। अवधि जो है वो किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बताएं आप लोग। 22वां का उत्तर तो ये होगा पूर्वी हिंदी, ठीक है ना। अवधि जो है, अवधि हो गया, बघेली हो गया, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सब के सब जो हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे है 23वां प्रश्न आपका, ये मिलान करने वाला है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये सूफ़ी कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, तो आप लोग बताएं। तो पहला है मुल्ला दाऊद, ठीक है ना। तो मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, जल्दी बताएं आप। मुल्ला दाऊद की रचना है इसमें आपका ये आपको मैंने बताया है, मुल्ला दाऊद के हैं रचना चंदायन। चंदायन किन्होंने लिखा है? मुल्ला दाऊद ने। दूसरे हैं जायसी, तो ये भी आसान है, मलिक मोहम्मद जायसी रचना है पद्मावत, ठीक है ना। कुतुबन, ठीक है ना। कुतुबन किनकी रचना है, कुतुबन की रचना कौन सी है इसमें? तो वो है मृगावती। कौन सा है? मृगावती। उसके बाद है मंझन और मधुमालती, इनकी रचना कौन सी है? तो वो है इंद्रावती। कौन सी है? इंद्रावती। ध्यान देंगे आप, इनकी रचना कौन सी है? सॉरी इसकी ये नहीं है, घ कौन सा हो जा रहा है? घ मंझन ये थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। जायसी तथा तुलसी के यहाँ अवधि का क्रम कौन सा रूप मिलता है? कहने का ये अर्थ है क्रमशः है, क्रम नहीं है यहाँ पे, ये क्रमशः लिखा हुआ है। जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी या तुलसीदास के यहाँ अवधि का क्रमशः कौन सा रूप मिलता है, ठीक है ना। तो क्रमशः मतलब दोनों में से। तो इसका उत्तर होगा आपका 24वां का सही उत्तर है आपका 24वां का सही उत्तर हो जाता है आपका क, ठीक है ना। ग्रामीण और तत्मुखी, क्योंकि जायसी ने जो है वो ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया है और वहीं तुलसी ने तत्समुखी भाषा का प्रयोग किया है। अब चलिए ये वाला हम लोग देख ले, थोड़ा इसका उत्तर मुझे मिल गया है, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज था इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो पहले जो है मुल्ला दाऊद, तो ये आते हैं आपके चंदायन में, ठीक है ना। उसके बाद हैं जायसी, जिनका रचना मैंने बता दिया पद्मावत में आता है, ठीक है। फिर है ग यानी कुतुबन जो है चले जाते हैं मृगावती में ना। कुतुबन ने किनकी रचना की है? मृगावती की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन बनना है आपका।
फिर आपका घ है मंझन, ये मधुमालती, ये नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। आप लोग देख लेंगे थोड़ा, हम एक कमेंट में बताएंगे। और उसके बाद आलम, आलम जो हैं वो माधवानल कामल कंदला के रचनाकार हैं। फिर उस्मान की बात करेंगे हम लोग, तो उस्मान जो हैं ये चित्रावली के रचनाकार हैं। फिर नूर मोहम्मद की बात हम लोग करेंगे। छ में आपका हो जाएगा ये इंद्रावती, नूर मोहम्मद इंद्रावती के रचनाकार हैं। फिर है कासिम शाह, ठीक है ना। तो ज में आ जाता है आपका ये प्रेम चिंगारी, ठीक है, प्रेम चिंगारी, ठीक है ना। कासिम शाह प्रेम चिंगारी के रचनाकार हैं, ठीक है। उसके बाद है शेख निसार। शेख निसार की रचना कौन सी है इसमें आपको बताना है। तो इसका है आपका शेख निसार, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप भी थोड़ा देखें, क्योंकि शेख निसार आपका बता रहा है यहाँ पर यूसुफ, ठीक है ना, ये वाला यूसुफ जुलेखा। उसके बाद है आली शाह, तो ये आपका हो जाएगा जो बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला। और क्या, हंस जवाही, ठीक है। चलिए हो गया कासिम शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हैं 25वां प्रश्न, मुसलमान कवि जिसने हिंदू जीवन की कहानी अवधी भाषा में लिखी, तो वो कौन मुसलमान कवि हैं। तो ये तो बहुत आसान है ना। 25वां का प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। इसका हो जाएगा घ, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऐसे मुसलमान कवि हैं जिन्होंने हिंदू जीवन की क्या लिखी है, कहानी लिखी है। अब हम लोग रामायण की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी मध्यकाल में लिखी गई है। तो रामायण के बारे में है कुछ बातें यहाँ पर। इसकी भाषा क्या है तो आप बताएं। इसकी भाषा है बैसवाड़ी अवधी, ना कि केवल अवधी, ठीक है ना। अब केवल अवधी आएगा ऑप्शन में तो आप केवल अवधी देंगे, लेकिन अगर बैसवाड़ी अवधी आएगा तो बैसवाड़ी अवधी पर ही टिक लगाएंगे आप। उसके बाद रचना काल क्या है इसका रामचरितमानस का, तो आप बताएं कब इसका रचना काल है ईस्वी में। तो ख का उत्तर हो जाएगा आपका 1574 ईस्वी, ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ा कांड कौन सा है रामचरितमानस का, तो ये तो सब जानते हैं ना। सबसे बड़ा कांड आपका हो जाएगा बाल कांड। सबसे छोटा कांड कौन सा है इसमें, तो सबसे छोटा कांड कौन सा हो जाएगा इसका, घ का उत्तर हो जाएगा किष्किंधा, है ना। किष्किंधा क्या है, सबसे छोटा कांड हो जाएगा। अब बालकांड सबसे बड़ा कांड। उत्तर आप मिलान कर लेंगे अगर आपने बनाया हुआ कॉपी में, तो मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए।